हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 30 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पिछले वर्षों में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो हमारी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम जो साइंस के क्वेश्चन कराते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ये रहे आपके पास: सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका आंसर तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि जो आंसू होते हैं, आंसू में क्या घुला हुआ होता है? आंसू में घुला हुआ होता है नमक। ठीक है, और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, जितने भी जुड़े हुए फैक्ट होंगे सारे के सारे आपको बताएंगे। और नेम क्या होता है इसका? अगर रासायनिक नेम की बात करते हैं तो रासायनिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये होता है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। लोहे पर जंग लगती है, ठीक है, इसका कारण क्या है? कौन कौन से कारण हैं? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है? पहला तो आपको दिया हुआ है फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, क्या है? फेरिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है आपका? जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्या है? क्षारीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, है ना। बेसिक फेरस और फेरिक कार्बोनेट आ गया है यहाँ, क्रिस्टलायन फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड आ गया है, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड आ गया है। इनमें से किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो जाएगा सबके साथ। ये सारे के सारे आपके लोहे पर जंग लगने का कारण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने का ये सारे के सारे कारण है, तो यहाँ से आंसर जो चला जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, देखिए अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? यहां से आता है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? जो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, और इस हार्मोन की खोज जो की थी वो की थी बेंटिंग ने। ठीक है, किसने की थी? बेंटिंग ने। अब इसका कार्य क्या है? ये हमारे ब्लड में जो शुगर होती है, यानी कि ब्लड शुगर जो होती है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, किसको मेंटेन रखता है? ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। सिक्रेट कहाँ से होता है? तो पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से। अग्नाशय से ये सिक्रीट होता है। पेनक्रियाज इसको बोलते हैं। पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, यानी कि निकलता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा वेंटिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनको घी में बदलने का काम कौन करता है? तो यहाँ है फर्स्ट ऑप्शन, बाय हीट ट्रीटमेंट, यानी कि उष्मा उपचार द्वारा, हाइड्रोजनेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा, एंजाइम्स द्वारा। ठीक है, तो जो आपके वनस्पति घी होते हैं उनका अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, किसके प्रेजेंस में? Na के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाता है? घी बन जाता है। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से वो जाएगा बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु बतानी है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हो, या धातु प्लस अधातु से मिलकर बनी हो, किसको बोलते हैं? मेटल प्लस मेटल को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, अलॉय। या मेटल प्लस
नॉन मेटल को क्या बोलते हैं? अलॉय। ये डेफिनेशन हो जाती है आपकी। दो या दो से अधिक धातु या धातु प्लस अधातु को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। इनमें से आपको छांटनी है कौन सी मिश्र धातु है। देखिए जिंक, जिंक तो एक धातु है, सिंबल होता है Zn, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लेड, लेड भी क्या है? एक धातु है, सिंबल होता है Pb। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये भी एक धातु है, सिंबल होता है Al। अगर बात करते हैं स्टील की तो यही आपका आंसर जाएगा, यानी कि 5वें का जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। ये मिश्र धातु है। अब अगर ये मिश्र धातु है तो ये बात और आ जाती है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है आपका Fe, यानी कि आयरन कितना होता है? 73%, 73%। अगर हम बात करते हैं दूसरी मेटल की, इसमें तो होती है Cr और 18% के करीब में होती है ये, ठीक है। और नेक्स्ट होती है इसमें निकेल, Ni, और ये होती है 8% के करीब में। स्टील के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, क्या बनते हैं इसके? जो किचन में उपकरण यूज किए जाते हैं, बहुत सारे उपकरण, बर्तन, आपके यूटेंसिल्स इसी के बनते हैं, ठीक है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? यहां से बतानी है कि ईंधन गैस कौन सी नहीं है। देखिए पहली गैस जो है आपकी वो क्या है? भाप अंगार गैस। पहली गैस कौन सी है? भाप अंगार गैस। तो भाप अंगार गैस को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, या सिन गैस, सिन गैस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सिंथेसिस गैस भी इसी को बोलते हैं। और होती क्या है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस को मिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं भाप अंगार गैस, यानी कि वाटर गैस, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होता है आपका CO और N2 का मिक्सचर, CO प्लस N2। देखिए धोखा खाने की जरूरत नहीं है, दोनों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, बस डिफरेंस किसका है? H2 और N2 का। अगर हास गैस की बात करते हैं, लाफिंग गैस की, तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है N2O, और क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है आपका मार्स गैस। मार्स गैस बोला जाता है आपका मीथेन को, CH4, फॉर्मूला क्या होता है? CH4, और नेम क्या है? मीथेन, ठीक है। मीथेन को क्या बोलते हैं? आपकी मार्स गैस। इनमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, मतलब जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नाम से ही पता लग रहा है लाफिंग गैस, यही क्या है आपका यहाँ से आंसर है। छठे का आंसर कौन सा है? सी सही है। यहाँ इसका ही प्रयोग जो है ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा रहे हैं। जो भी जहां पे बताने योग्य है वो सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या बनाता है? बेस बनाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेस बनाता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, और वो भी कैसा बनाएगा? प्रबल बेस बनाएगा। इनमें से वो देखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, कौन? मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं? बेस बनाती हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेटल, अब देखिए फोस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फोस्फोरस मेटल नहीं है, क्या है? नॉन मेटल है। और बात हम गंधक की करते हैं, गंधक को बोलते हैं सल्फर, ये भी आपकी नॉन मेटल है, ये भी मेटल नहीं है। तो ये दोनों तो बेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ करके रिएक्शन बेस नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से आपका एक तो मेटल है सोडियम और दूसरा मेटल है आयरन। इन दोनों में से कौन सा बेस बनाएगा? प्रबल, ठीक है। यहाँ से अगर प्रबल बेस की बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो सोडियम है, सोडियम की जब हम रिएक्शन O2 से करा देते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है आपका NaOH। क्या बनता है? NaOH। नहीं, ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्साइड जो है, यहां से जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा Na2O,
ऑक्साइड बनाना है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना, Na2O। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, रिएक्शन को बस बैलेंस कर सकते हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। लीजिए बैलेंस हो गई, और यही ऑक्साइड जो होगा आपका ये प्रबल ऑक्साइड होगा। बना ऑक्साइड सोडियम भी लेगा, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड उतना प्रबल नहीं होगा जितना, मतलब आयरन भी बना लेगा, आयरन का उतना प्रबल नहीं होगा जितना सोडियम का। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा यहाँ से बी के साथ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदम है। ठीक है, फेदम क्या है ये बताना है बस। फेदम एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप है। ठीक है, तो फेदम क्या होता है, फेदम होती है एक माप। क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है फेदम। फेदम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है एक मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर, रिचर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिचर स्केल से आप क्या मापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, स्पीड ऑफ एयर, डेप्थ ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो आपका रिचर स्केल होता है इससे क्या मापा जाता है, इससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। आंसर जो जाएगा यहाँ से ए के साथ जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम वायु की गति मापने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ एनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, एनोमीटर का, ANEO, ANEMOMETER, एनीमोमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर का यूज करते हैं स्पीड ऑफ एयर नापने के लिए। अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ ऑफ सी, तो क्या का प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर का। किसका, फेदोमीटर। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये आपको अच्छे से पता है किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है, ये आपको यहां से बताना है। ठीक है, देखिए अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं तो आइंस्टाइन ने क्या किया था, आइंस्टाइन ने दी थी एनर्जी मास इक्वेशन, यानी कि E = mc²। ये किसका है, ये है आपका आइंस्टाइन का। अगर न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के नियम। गति के नियम मतलब लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। अगर बात करते हैं मैरी क्यूरी की या मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था, मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की डिस्कवरी। ठीक है, जो रेडियम मेटल होती है, रेडियम मेटल की डिस्कवरी किसने की थी, इन्होंने ही की थी। और पोलोनियम की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, रेडियम की डिस्कवरी की थी अपने हस्बैंड पीरे क्यूरी के साथ मिलके, और पोलोनियम की डिस्कवरी की थी आयरिस क्यूरी अपनी बेटी के साथ मिल करके। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, इन्होंने की थी डायनामाइट की डिस्कवरी। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन नोबेल प्राइज कभी भी एक्सप्लोसिव के लिए नहीं दिया जाता, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है इसका फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया ये। किससे प्राप्त किया जाता है आपको ये बताना है। तो पहला आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। यूरिया आपका क्या होता है, यूरिया होता है आपका NH2CO NH2। बाकी आगे तो क्या आ गया, कार्बन आ गया है।
है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टैचू बनाने के लिए किया जाता है। जब हमारी हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं उन पर जो प्लास्टर किया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है। और घरों को सजाने के लिए भी जो पीओपी घर में होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। तो ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जिप्सम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ठीक है, मतलब कौन सी किरणें ऐसी हैं जो चिकित्सा और युद्ध में उपयोग में लाई जा सकती हैं या लाई जा रही हैं, वो आपको बतानी है यहाँ से। एक्सरेज, पहला एक्सरेज, दूसरा लेजर किरणें, गामा किरणें एंड कैथोड किरणें, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा लेजर के साथ। जो लेजर रेज हैं उनका चिकित्सा व अनुसंधान में उपयोग करने के लिए अनुसंधान हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो रडार होता है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं ये आपको बताना है। विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 13, इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साउंड वेव्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रडार होता है, रडार में जो वेव्स होती हैं वो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। रडार आपका जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है। मतलब जो आकाश नीला दिखाई देता है वो उसका मेन कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है। दूसरा ऑप्शन, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो ये तो आंसर सबको ही पता है, वायु में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से बी के साथ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा स्क्रीन पर, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच होगा, उसका पिच सुनाई देगा। कैसा उसका पिच सुनाई देगा ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। कोई वाहन तेज गति से आ रहा है तो उसके जो हॉर्न होगा, हॉर्न का पिच कैसा होगा, ठीक है। कैसा सुनाई देगा आपको? उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, पहले कम और फिर ज्यादा? तो अगर तेज गति से कोई वाहन आ रहा है तो उसका पिच जो सुनाई देगा वो कैसा सुनाई देगा? अधिक सुनाई देगा। आंसर जो जाएगा अधिक के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। जो सूती रेशा होता है या सूती कपड़ा और ऊनी कपड़े में जो अंतर ज्ञात किया जाता है वो कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। कौन सी विधि से? बाय टचिंग यानी कि छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया कराकर, H2SO4 से क्रिया कराकर। देखिए क्रिया भी यहाँ एक तो दी गई है बेस से और दूसरी दी गई है एसिड से, लेकिन इनका बेस्ट मेथड क्या है? इनको जलाकर पता किया जा सकता है कि ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का अंतर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। अगर बर्फ पर हम दाब बढ़ा दें तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर बर्फ पर दाब बढ़ाया जा रहा है तो उसका जो गलनांक होगा वो गलनांक घट जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ठीक है, पहला है उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, यानी कि क्या होते हैं ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि ऊष्मा को जो एनर्जी होती है या हीट होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सफेद कपड़ों में गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, और सबसे अच्छा अवशोषक कौन होता है ऊष्मा का, कौन सा रंग, वो होता है ब्लैक। ठीक है, काले कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसीलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो भाई सही है, इसमें तो गलत कुछ है नहीं, है ना, ये तो कथन आपका सही हो गया। दूसरे की बात करते हैं, लकड़ी पानी पर तैरती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है, इसमें से तो गलत पूछा जा रहा है ना। पारे में लोहा तैरता है, पारे में लोहा तैरता है, हाँ पारा भारी होता है, लोहा हल्का हो जाता है उससे। पारा पानी पर तैरता है, ये तो हो ही नहीं सकता, देखो पारे पर तो भाई लोहा भी तैर रहा है, तो पारा पानी पर कैसे तैर जाएगा? तो क्वेश्चन यहाँ से जो गलत है स्टेटमेंट वो कौन सा है? सी है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो सही जाएगा वो सी के साथ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल चिंदी सा क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में कौन सा विटामिन होगा अधिक? जो होगा वो होगा विटामिन सी, है ना। खट्टे फलों या पदार्थों में जो विटामिन होता है वो सी होता है। सी से जो डिजीज होती है कौन सी होती है? सी से डिजीज होती है आपकी स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी। ठीक है, ए से कौन सा होता है? ए से होता है रतौंधी, डी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी होता है। ये होती हैं आपकी बीमारियां। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव्स की, अल्ट्रासोनिक वेव्स की, रेडियो रेडिएशन की, और स्पेशल लेटिना उनके पास होती है, इस वजह से। तो चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, कौन सी वेव? अल्ट्रासोनिक वेव, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकती हैं और देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम का खनिज कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है कैलामाइन। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है आपका कैलामाइन। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है? कैलामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। अब इसका फॉर्मूला अगर ZnCO3 हो गया तो ये एल्यूमिनियम का खनिज तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है ही नहीं। दूसरा क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो ये भी आपका एल्यूमिनियम का नहीं होगा, है ना। थोरियम, थोरियम तो एक एलिमेंट है, ये पहली बात तो ये खनिज ही नहीं है। अगर बॉक्साइट की बात करते हैं तो क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा? बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का खनिज होता है ना। ये किसका होगा? कैलामाइन, ये होगा जिंक का। अगर हम बात करते हैं हेमेटाइट का तो ये किसका होगा? ये होगा आयरन का। Fe इसमें है तो आयरन का होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? ठीक है, नेबुली है, मेट्रोइस है, सन स्पॉट है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको यहाँ बताना है कि ब्लैक होल है क्या। तो इनमें से तो कोई नहीं होता ब्लैक होल, तो आंसर जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा। डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, जल की जो परमानेंट हार्डनेस होती है, देखिए हार्डनेस दो तरह की होती है जल में, एक तो स्थायी कठोरता होती है और एक होती है अस्थायी कठोरता। जो अस्थायी कठोरता होती है उसको बॉइलिंग के द्वारा, यानी कि पानी को अगर उबालने तो उबालने के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है उसको उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। तो पूछा जा रहा है इनमें से किसके कारण होती है?
मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण नहीं होती है, जिंक क्लोराइड के कारण नहीं होती है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण भी नहीं होती है। स्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी के साथ। बी यहाँ सबसे सही, सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैलोरी की मापन इकाई है, मतलब कैलोरी की मापन इकाई है, मतलब किसकी मापन इकाई है। यहाँ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका फिल इन द ब्लैंक है, जगह छुटी हुई है। कैलोरी ऊष्मा की मापन इकाई है, ठोस की मापन इकाई है, तरल की मापन इकाई है, ध्वनि की मापन इकाई है। ठीक है, देखिए अगर हम कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी जो आपकी इकाई है वो किसकी है, ऊष्मा की। अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की क्या होती है, लीटर वगैरह में मापते हैं। सॉलिड को केजी, ग्राम, मिलीग्राम में लेते हैं। साउंड की जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज में उसको मापा जाता है। तो कैलोरी किसकी है, ऊष्मा की है, यानी कि हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है और डूबता है तो उस समय क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसका मेन कारण क्या है, रेडिएशन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है, देखिए रेडिएशन की वजह से तो लाल नहीं दिखाई देता, वाटर वेपर की वजह से भी नहीं, डस्ट पार्टिकल की वजह से भी नहीं, किसकी वजह से दिखाई देता है, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जितने भी विद्युत संयंत्र लगे होते हैं वो जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहां से बताना है कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, सीरीज में या पैरेलल या मिक्स्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घरों में उपकरण होते हैं वो सारे के सारे जोड़े जाते हैं पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 28, लोहे में जंग लगना है, बताना है आपको कैसा परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है या सिंपल चेंज है। देखिए जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe। ठीक है, और जो जंग लगता है, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, तो फिजिकल चेंज तो हो ही नहीं सकता, कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। Fe से क्या बन गया है, ये बन गया है। तो यहां क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ, ये आपका हुआ ऑक्सीजन की वजह से और वाटर की वजह से, यानी कि मॉइस्चर बोल सकते हैं हम, नमी की वजह से, और फॉर्मूला बन गया है ये। तो कैसा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक रासायनिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत में बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है। देखिए क्रोमियम का जो सिंबल होता है वो होता है Cr, टंगस्टन का क्या होता है, ठीक है, टंगस्टन का होता है W, सी कॉपर का होता है Cu, और जिंक का होता है Zn। और जो टंगस्टन होता है उसी का बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, हीट होने के बाद भी मेल्ट ना हो, इसी वजह से टंगस्टन का बनाया जाता है। और बात ध्यान रखिए, टंगस्टन में एक गैस भरी होती है नाइट्रोजन और एक होती है आर्गन। ठीक है, आर्गन, आर्गन क्या करती है, आर्गन एक अकेले गैस है, ये किसी से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करती। यह आपका विद्युत बल्ब, बाहर कांच का आवरण होता है, अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट लगा होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। तो आंसर जो होगा यहां से बी। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, मतलब केतली में पानी गर्म रहता है, ये किसका उदाहरण है, कंडक्शन का, कन्वेंशन कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, या कंडेंसेशन का। ठीक है, तो मतलब चालन का, संवहन का, विकिरण का और संघनन का, किसका एग्जाम्पल है कि केतली में पानी गर्म रहता है।
तो ये जो कारण है आपका, इसका कारण क्या है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है आपका संवहन। ठीक है, किसका है ये, संवहन का है। केतली में पानी जो गर्म रहता है, इसका उदाहरण क्या है, इस होना उदाहरण है किसका है, संवहन का। तो आंसर जो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन के साथ जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।